हेलो एंड वेलकम टू आशित आईएएस। मैं आदित्य आज नए टॉपिक के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, अलग अलग देश हैं, वहाँ पे राइट्स या फंडामेंटल राइट्स किस तरीके से आया और खासकर इंडिया में, आइए देखते हैं, हम इसको आगे बढ़ते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन है आपके लिए, जनरल क्वेश्चन। मैं चाहूंगा आप सभी इसे अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना एनैक्ट हुआ उस वक्त कौन सा शब्द प्रेजेंट नहीं था? सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक या जस्टिस। उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स एग्जैक्टली? जो राइट्स होते हैं जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव होने के नाते किस तरीके से आपके पोटेंशियल का मैक्सिमम हार्नेस किया जाए, किस तरीके से आप एक डिग्निटी भरी जिंदगी जी सके, एक रिस्पेक्ट भरी जिंदगी जी सके, उसके लिए संविधान हमें कुछ राइट्स मुहैया कराता है, कुछ अधिकार मुहैया कर। उसी के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट्स का प्रावधान है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को बांटेंगे तो दो राइट्स मैक्सिमम हमारी निकल के आती हैं। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, दूसरी होती है स्टैट्यूटरी राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आती हैं दो राइट्स, जिसमें आती हैं एक फंडामेंटल राइट्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। स्टैट्यूटरी राइट्स पहले आप समझिए। स्टैट्यूटरी राइट्स वो राइट्स होती हैं जो कि भारत का पार्लियामेंट कुछ लॉज के द्वारा पास करता है, उन्हें इनैक्ट करता है और उसके तहत जो आपको राइट्स मिलती हैं वो एक स्टैट्यूटरी राइट कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आरटीआई हो गया, आपके दिमाग में आएगा आरटीआई तो फंडामेंटल राइट में भी आती है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है, सूचना वगैरह का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट के तहत दिया गया था, इस कारण से ये स्टैट्यूटरी राइट होगी। मनरेगा हो गया आपका, फिर राइट टू मैरी हो गया, ये सारी जिनको आप लॉ के तहत, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, उन सारे एक्ट्स के थ्रू जो सारे के सारे डिराइव्ड है उन्हें आप स्टैट्यूटरी राइट्स कहेंगे। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी राइट्स मेंशन्ड है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स कहलाएंगे। इनके सिवा कोई राइट्स नहीं फंडामेंटल राइट्स कहलाएंगे इस डेफिनेशन में। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट जो भी पार्ट 3 में मेंशन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जितने भी राइट्स पार्ट 3 में मेंशन है वो सारे राइट्स फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। इसके बाद जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसमें आप ले लीजिए ऐसे राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं, पहले से मेंशन थे या हैं, वो राइट्स आपके कहला अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये चाहे राइट टू प्रॉपर्टी हो जाए या राइट टू इंटरस्टेट बिजनेस हो जाए, अंतरराज्यीय व्यापार करने का जो राइट है आपका, ये उसमें आ गया। आप क्लियर हो गए होंगे अब तक कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, क्या स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, और ये सारे के सारे लीगल राइट्स हैं। लीगल राइट्स मतलब जिन राइट्स के वायलेशन पे आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी है। मैं आपको बताऊंगा किन राइट्स के वायलेशन पे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और किन राइट्स में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू आपको जाना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये क्यों लाए गए, आइए उस पे अपन बात करते हैं। जब हमारे देश में जो हमारे फोर फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने जब इसे बनाना चाहा तो उन्होंने देखा कि हमारा जो असमानता है हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आप सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखिए, आप पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन देखिए, आप फाइनेंशियल इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन देखिए, तो इन डिस्क्रिमिनेशन को कैसे कर्ब किया जाए, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रावधान दिए गए, जिसमें से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को दिया गया। इसके तहत हमारे फोरफादर्स चाहते थे इंश्योर करना कि हमारे देश के सभी नागरिकों को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिले, मतलब कि उनके एक स्टैंड हो, उनका एक अस्तित्व हो पॉलिटिक्स में। ऐसा ना हो कि वही मेजॉरिटेरियन हो, वही जो लोग व्यापक हैं, जो लोग ताकतवर हैं तबके के हैं, वही आपको रूल करे, डोमिनेट करें। इस चीज को पाने के लिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का प्रावधान रखा गया, ताकि आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अटेन कर सके, हम राजनीतिक लोकतंत्र है जो उसको अटेन किया जा सके। इसके बाद आप आगे देखेंगे अगर, तो फंडामेंटल राइट्स को इसलिए भी दिया गया ताकि जो लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, कहीं ऐसा ना हो कि जब कोई पार्टी या कोई गवर्नमेंट पावर में है, वो गवर्नमेंट इतनी पावरफुल ना बन जाए कि वो अथॉरिटेरियन हो जाए, वो डिक्टेटरल हो जाए, वो मोनार्च हो जाए। मतलब एक ऐसा तानाशाह शासन आ जाए जहाँ पे आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है, आप अपने कर्तव्यों को पूरा कर ही नहीं पा रहे और आपका जो पोटेंशियल है, जो आपकी रीच है, आप उसे एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। इस कारण से हमने फंडामेंटल एस्टैब्लिश किया ताकि उस अथॉरिटेरियन या डिस्पोटिक रूल है जो इंस्टीट्यूशंस का, वो ना आ सके। डिस्पोटिक मतलब खतरनाक, एक तरीके से बार्बरिक रूल जो कहलाता है, वो ना आ सके। जब कभी भी आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो आप
सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि डियर सुप्रीम कोर्ट, मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, प्लीज आप इन्हें प्रोटेक्ट कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट हैज टू प्रोटेक्ट योर राइट्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कहा गया है। मैंने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स लिखा है, लेकिन मेन उसे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कहा गया है। जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसको गलत किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ किया गया, उसका बचाव करने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। तो इन केस कल को मान के चलिए सरकार ने आपका फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने, सरकार ने कुछ भी हनन किया, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैंने लीगल राइट्स की बात की थी, तो लीगल राइट्स में जो बाकी राइट्स हैं उनके लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए गए हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनका दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट गार्जियन होने के नाते, इस कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक होने के नाते उन्हें आपकी अपील सुननी पड़ेगी और जो भी डिसीजन होगा उसमें आप उन्हें कहना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कुड बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन इवन कि सुप्रीम हु इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका आंसर है आपका सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, कोई भी चीज रातों रात नहीं होती, तो किस तरीके से ये राइट्स का प्रावधान हमारे देश में आया या हमने उन्हें इनकॉर्पोरेट किया था। जब इंग्लैंड में, क्योंकि वहां पे मोनार्च था, तो करीब 13th सेंचुरी में अराउंड 1213 मैग्ना कार्टर करके एक डॉक्यूमेंट था जो राजा ने वहां के साइन किया था, जिसमें उनका मेन यही था कि कुछ मौलिक अधिकार दिए थे और साथ ही साथ एक अपने विचार में भी उन्होंने कहा था किस तरीके से एक जो इंसान होता है मानव अधिकार की उन्होंने बात की थी। अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में कोई भी फंडामेंटल राइट्स का एक प्रावधान या प्रोविजन नहीं है। आप समझिए, अगर आप इंग्लैंड के नागरिक हैं, आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो कि लॉ आपको करने से रोकता नहीं है। वहां के लॉ ने किसी चीज को डिफाइन नहीं किया, अगर उसने बोला कि ये उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा तो आप वो काम कर सकते हैं। मतलब उनकी राइट्स वहां पे रेस्ट्रिक्ट होती है जहां पे लॉस आ जाते हैं। अगर आप ये देखें कि किस तरीके से वहां पे आप कुछ भी कह सकते हैं, चलेगा, अनलेस एंड अनटिल वहां पे कोई लॉ है। अगर लॉ आ जाएगा तो आपको उसमें अबाइड करना पड़ेगा। जब तक लॉ नहीं है वहां पे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वहां के सिस्टम को नेगेटिव सेंस में अपन लेते हैं कि वहाँ की जो इंडिविजुअल राइट्स है वो नेगेटिव सेंस में, क्योंकि वो कुछ प्रॉमिस नहीं करती, वो बस ये बताती हैं कि ये चीज़ नहीं कर सकते आप। ओके, वो आपको ये नहीं कि आप ये कर सकते हैं, इट इज़ लाइक कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कभी जैसे आप अपने देश में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्या वहाँ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई लेजिस्लेटिव लॉ है जो कि वहाँ पे आपके राइट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिसमेंटल कर रहा है, उनके खिलाफ है, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट को नहीं कह सकते कि डियर सुप्रीम कोर्ट, इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट को, कि ये मेरे राइट्स को वायलेट कर रहा है, आप कीजिए। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। मतलब वहाँ पे जो उनका पार्लियामेंट है, अगर उन्होंने कोई भी लॉ बना दिया तो वो सुप्रीम होगा रेदर देन जुडिशरी। जुडिशरी को अबाइड करना ही पड़ेगा उस लॉ के तहत, अनलेस एंड अनटिल अगर वो लॉ आपके फेवर में तो बिल्कुल वो आपकी मदद करेगा, लेकिन अगर लॉ है तो वो बिल्कुल आपके खिलाफ जाएगा। मतलब वहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। डी लोम करके एक बहुत बड़े संवैधानिक विशेषज्ञ, इनकी एक बुक भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी उनका मेन जो एसेंस है यहाँ पे वो ये है, उनका कहना है कि इंग्लैंड का पार्लियामेंट इतना ताकतवर है कि वो कुछ भी कर सकता है, एक चीज़ को छोड़ के कि मर्द को औरत में बदलने से। सिर्फ ये चीज़ है जो वहाँ का पार्लियामेंट नहीं कर सकता, बाकी वो कुछ भी कर सकता है। आइए चलते हैं अपन यूएसए की बात देखते हैं। यूएसए में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। जो वहाँ के फंडामेंटल राइट्स हैं उनका होता है बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, जिसके तहत लेजिस्लेचर साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव पे बाइंडिंग है कि आपको ये राइट्स वहाँ पे हर एक नागरिक को देना ही देना है। जैसे वहाँ पे भी राइट टू प्राइवेसी था, तो उसके तहत होमोसेक्सुअलिटी को कर्ब किया था वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसी तहत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी फॉलो होती है रेदर देन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। यहाँ पे जुडिशियल ही गार्ड, अगर उसे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे स्ट्राइक डाउन भी कर सकता है। अगर उसे लगता है कि यहाँ पे आपके राइट्स को वायलेट किया गया तो बिल्कुल वो राइट्स को बचाने के लिए लेजिस्लेटिव साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव्स दोनों पे क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन इंग्लैंड में आप एग्जीक्यूटिव से आपको बचाए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन लेजिस्लेचर से आपको नहीं बचा सकता। और इंडिया में भी आप अमेरिकन मॉडल फॉलो करते हैं, मतलब कि हमारे यहाँ पे भी जुडिशियल सुप्रीमेसी है। हमें भी हमारी जुडिशरी जो है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, वो गार्जियन है, वो आपको लेजिस्लेचर साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव्स दोनों से बचाता है। दिस इज मस्ट।
अब आप थोड़ी सी हिस्ट्री में देख लीजिए, ये पॉइंट बाय पॉइंट है, आप इसे मेंस के आंसर्स में बहुत यूज कर सकते हैं। जैसे 1950 में एनी बेसेंट ने होम रूल बिल के तहत ये मांग की थी कि फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए। इसके बाद 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आया था, उसके तहत भी हमने मांग की थी कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए। यहाँ से मेन फ्री इंडिया के लिए आपका ड्राफ्टिंग स्टार्ट होता है। जब 1928 में नेहरू कमेटी आई थी, उन्होंने बोला था कि हाँ, वी नीड फंडामेंटल राइट्स, अ स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद जो मेन फुटप्रिंट आप कहेंगे या थंबप्रिंट कहेंगे जैसे आप, इट वाज इन 1931 जब कराची सेशन में कांग्रेस ने साथ में सामूहिक डिमांड की थी कि हाँ, हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए। एंड इन 1946 जब कैबिनेट मिशन आया तो वहां पे गारंटी की गई कि आपको फंडामेंटल राइट्स दी जाएंगे, दिस विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई थिंक कि अभी तक आप समझ गए होंगे किस तरीके से राइट्स को बनाया गया, हमारे देश में किस तरीके से प्रावधान है, और कंपैरिजन भी आप समझ गए होंगे कि इंग्लैंड में, यूएसए में और इंडिया में क्या क्या समानता है, क्या डिफरेंस है। नाउ मूविंग टू द मेन पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, विच इज जब आप आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं तो आर्टिकल 12 से फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होती हैं। तो हम इस लेक्चर में आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पे देखेंगे। आर्टिकल 12 इज क्वाइट इजी वन। इसमें बस लिखा है कि जो स्टेट है को डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 में। तो इसमें ये कहता है स्टेट इंक्लूड्स जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, बीट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बीट स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, साथ ही साथ जो लोकल अथॉरिटीज हैं या अदर अथॉरिटीज हैं वो सारी की सारी स्टेट के अंदर आएंगी। इसके साथ में स्टेट के द्वारा कंट्रोल्ड या ओन्ड जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो भी स्टेट में आएंगे। तो द डेफिनेशन ऑफ स्टेट आपसे पूछा जाए, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आसानी से बन सकता है। तो याद रखिएगा, स्टेट में सारी गवर्नमेंट, बी इट यूनियन गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, स्टेट लेजिस्लेचर। थर्ड में आपकी कोई भी लोकल या अदर अथॉरिटीज हो गई, वो भी आपकी आएंगी जो टेरिटरी में आ रही है, इंडिया की टेरिटरी में। और जो भी कंट्रोल किया जा रहा है, जो भी इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, दैट विल बी देयर इन स्टेट्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट इज अ नेशनलाइज्ड बैंक। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, ये आपके आर्टिकल 12 में आता है। आर्टिकल 13 की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही साफ, साधारण, स्वच्छ टर्म्स में ये बताया गया है कि किस तरीके से लॉ के, जब लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो आर्टिकल जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से इनकॉर्पोरेट होंगे। जब मैं आर्टिकल 13 के फर्स्ट क्लॉज की बात करता हूँ, हमारा देश जब आजाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था, तो उसके पहले भी राइट्स थे हमें गवर्न करने के लिए। तो 13(1) सीधे ये प्लेस करता है कि जितने भी लॉस हैं जो इन्फोर्स्ड हैं इस टेरिटरी में, इस इंडिया की टेरिटरी में, और अगर वो लॉस फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में है तो वो आज से इसी वक्त से नल एंड वॉइड हो जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है, आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शाल to the extent of such inconsistency be void। remember this word, be void। मतलब जितने भी आपके लॉस थे, जितने भी इन्फोर्स्ड लॉ थे जो कि 1950 से पहले थे, अगर वो कोई भी ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है तो वो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे। आर्टिकल 13(2) में देखिए, ये क्लियर कट कहता है, ये फ्यूचर मेंशन के लिए था। ये वाला जो है ये पास्ट मेंशन के लिए है कि जो हमारे साथ पास्ट में हुआ, अब ये है आगे फ्यूचर मेंशन के लिए। अगर कोई भी अथॉरिटी कभी भी कोई लॉ पास करती है, एनफोर्स करती है, और अगर वो लॉ कभी भी कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो दे विल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नल एंड वॉइड। आप यहाँ पे देखिए, टू दिस पार्ट एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रोवर्शन ऑफ दिस क्लॉज शाल टू एक्सटेंड ऑफ सच कॉन्ट्रोवर्शन बी वॉइड। मतलब अगर जो भी नए लॉज आएंगे, एक्शंस होगा, जो भी नए फोर्स किए जाएंगे लॉ, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, दे विल बी नल एंड वॉइड। जो आर्टिकल 3 है उसमें लॉ की डेफिनेशन है। नाउ इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज लॉ। अब आप ये बोलेंगे कि जैसे हमने स्टेट को देखा, स्टेट क्या होता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन देखी। बी.आर. अम्बेडकर जी से जब एक बार बात हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उनसे बोला गया कि दिस विल गो हैंड इन हैंड। तो उन्होंने बोला नथिंग गोज इन हैंड विद कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में बगैर लिखे चली जाए। इसी कारण से लॉ की डिफाइन करने की बहुत इंपॉर्टेंस थी और यहाँ पे उसे डिफाइन किया गया। लॉ की डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डर, कोई भी बाई लॉ, कोई भी रूल या रेगुलेशन, कोई भी नोटिफिकेशन, कस्टम या किसी भी तरीके का कोई भी लॉ जो कि इस टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी में एनफोर्स किया गया है, वो लॉ की डेफिनेशन में आता है। सो रिमेंबर इट, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डर, कोई बाई लॉ, कोई भी रूल, कोई रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम
कोई भी जो टेरिटरी में आपको इनप्लेस किया गया है, दिस विल बी नेम्ड एज लॉ। दिस इज डेफिनेशन। अच्छा, अब आप बोलेंगे मुझसे कि अगर ये लॉ है और मुझे बोला गया है कि मैं इसको नहीं चेंज कर सकता, दिस कैन नॉट बी मेड फंडामेंटल राइट्स में, तो कई बार ऐसा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमने चेंज किया है, बीट राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले का भी फंडामेंटल राइट थे उसको बस फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बना के रख दिया अपन ने। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ईयर वॉज 1971, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। उस वक्त उन्होंने प्रिवी पर्सेस का एक लॉ लाया था, जिसमें जो राजघराने थे उनको जो पॉकेट मनी मिलती थी, एक तरीके की प्रिवी पर्सेस मिलती थी, वो खत्म करना चाह रही थी। उसके बाद माधवराज सिंधिया ग्वालियर से, उन्होंने मतलब राजघराने से, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की कि ये मेरे राइट्स के खिलाफ है, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, क्योंकि मुझे प्रॉमिस किया गया था जब हम यहाँ पे असेंबली, तो हमें ये प्रॉमिस किया गया था कि हमें एक प्रिवी पर्स मिलेगा, तो ये हमारे राइट के खिलाफ है। और लॉ को डिफाइन करने के लिए कि आप कोई भी लॉ से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, उसके कारण 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो 1971 में लेके आए थे इंदिरा गांधी जी, उसके तहत उन्होंने 13th और 4th क्लॉज को ऐड किया। उसमें उन्होंने स्ट्रेट लिखा कि नथिंग इन दिस लॉ, नथिंग इन दिस आर्टिकल शाल अप्लाई टू अमेंड ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। उन्होंने एक नया आर्टिकल बनाया जिसमें आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशंस लिखा गया है, ये पहले से प्रावधान था। उसमें उन्होंने 13(4) में ऐड किया कि जो भी चेंजेस आर्टिकल 368 के तहत होंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के तहत होंगे, वो 13th ये जो लॉ है उसकी डेफिनेशन में नहीं आएंगे, उसमें नहीं अवॉइड करेंगे। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते, बट इट हैज टू कम वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें नीड आई थी। वी विल डिस्कस इट फर्दर ऑल्सो, हम आगे भी इसे डिस्कस करेंगे आराम से। बट टू द मैक्स आपने अभी क्या देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, उन्हें क्यों लाया गया, क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया, बस इसीलिए ताकि एक आदमी डिग्निटी के साथ जी सके, अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम हार्डनेस कर सके। थर्ड, हमने देखा कि डिफरेंस क्या है तीनों देशों में, जैसे इंग्लैंड हो गया, यूएसए हो गया और इंडिया हो गया। चौथा, हमने देखा स्टेट की डेफिनेशन क्या है। पांचवा, हमने देखा कि लॉ क्या है, लॉ को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया, जो पहले थे वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे कॉन्ट्रडिक्शन में, जो आगे बनेंगे वो भी नल एंड वॉइड हो जाएंगे कॉन्ट्रडिक्शन में अगर फंडामेंटल राइट्स के हैं। 13(3) में आपने देखा कि लॉ की डेफिनेशन क्या है, और 13(4) जो कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था 1971 में, उसमें आपने देखा कि आर्टिकल 368 आपको पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर सकें, और वो लॉ के अंदर नहीं आता, लॉ के विसिनिटी में, लॉ के सर्कमफेरेंस में नहीं आता। सो आई होप कि ये कंप्लीट है। यहाँ तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हम आने वाली सीरीज में आपसे फिर से मिलेंगे नई सीरीज के साथ। बट बिफोर गोइंग, आपका जो क्वेश्चन, लेट्स चेक इट आउट। जब कॉन्स्टिट्यूशन को एनैक्ट किया गया था 1950 में, तो उसमें डेमोक्रेटिक शब्द बिल्कुल था, रिपब्लिक शब्द भी था, जस्टिस शब्द भी था, सेक्युलर शब्द नहीं था। दिस वॉज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत ये सेक्युलर शब्द ऐड किया गया था। इसके साथ में 2 और शब्द ऐड किए गए थे। मैं चाहूंगा आप मुझे वो बताएं कि वो दोनों शब्द क्या थे।